हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्जन होता है, क्यों होता है, इसका यूज क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फैराडेज लॉ और फिर कंडक्टर्स। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, तो इसमें होता क्या है कि इसमें पहले देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ये स्टडीज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्जन होता है, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है, या जो कन्वर्जन होता है उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री स्टडीज़ किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जानते हैं कि ये करंट के फ्लो के कारण होता है, और करंट कहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। तो एक्चुअली में देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, जबकि केमिकल एनर्जी ये फ्लो ऑफ आयंस होता है। जैसे हाइड्रोजन, कोई भी आयंस हो गया, जैसे कि मान लो क्या कि Cl माइनस आयन, ये हाइड्रोजन प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, कोई भी आयंस की यानी मूवमेंट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। और ये जनरली जो आयंस के फ्लो के कारण होता है, ये हम लोग देखेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, रेडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू, रेडॉक्स रिएक्शन ऑब्वियसली आप लोग क्लास 11 में स्टडीज़ कर चुके होंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन यदि साइमल्टेनियसली होता है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट होता है वो हम लोग जानते हैं दो टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी करंट। तो इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो होता है बैटरी सोर्स से, जो कि डायरेक्ट करंट होता है, जो कि इन्वर्टर वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं या बैटरी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि इसमें कि प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इलेक्ट्रिक करंट को यदि किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो उसके कारण क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मान लो क्या कि कोई करंट पास कर रहा है, कोई भी सॉल्यूशन है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पर इस फिगर में ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पर करंट, ये करंट यहाँ पर डीसी करंट है, और डीसी करंट के थ्रू यदि यहाँ पर करंट यहाँ पर पास कराएंगे तो करंट पास करने के कारण इलेक्ट्रोलाइट, या तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ये जो है, तो इस पर क्या होता है क्या कि इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ये यहाँ पर डीसी करंट है, और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके देखेंगे होता क्या है। टर्म्स देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। कैसे होता है, ये होता है कि यदि सपोज मान लो क्या कि एक कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, NaCl है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि यदि पानी में, वाटर में जैसे ही डालेंगे ये डिज़ोल्व हो जाएगा, और डिज़ोल्व होकर के आयंस में यदि ब्रेक करेगा तो फिर वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर देख रहे हैं क्या, HCl, NaCl, CuSO4, कोई भी जैसे वाटर में इसको डालेंगे तो वाटर में डालेंगे तो HCl हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस में ये कन्वर्ट हो रहा है, और NaCl Na प्लस और Cl माइनस में, CuSO4 Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। फिर से यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं, तो ये फिगर में क्या है कि जो HCl डाले हैं तो उसके कारण से दो आयन होगा, एक प्लस वाला हाइड्रोजन प्लस और एक Cl माइनस वाला माइनस आयन। तो प्लस और माइनस यही जो है, यही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट है तो ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर ये दो, ये दिख रहा है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड। ओके, तो इलेक्ट्रोड भी दो टाइप का होता है, कैथोड और एनोड।
अभी के लिए हम लोग ये देखेंगे क्या कि कैथोड ये निगेटिव है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव रड होता है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब जब कैथोड निगेटिव है तो निगेटिव के पास कौन सा आयन, इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन जाएगा, कैटायन या एनायन? ऑब्वियसली कैटायन जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पे क्या होगा, एनायन, और ये एनायन आ रहा है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट को कैसे कैसे ये बाद में होता है, इसके बारे में हम लोग आगे के कंटेंट में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जिसमें क्या कि इलेक्ट्रोड में, तो इलेक्ट्रोड उसका भी बना होता है जनरली, जो भी यदि मेटल का होगा, ये मेटल जनरली मेटल का ही होता है, लेकिन उसके बाद जो एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू पार्ट्स कराते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू जो जैसे यहाँ पे देखे थे, ये तो मान लो क्या कि मेटल का हो गया, ओके, लेकिन ये क्या हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया क्योंकि इसमें वाटर भी है, तो इससे ये कांटेक्ट कैसे आए, तो फिर इस कारण से ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जो कि कांटेक्ट बनाता है किसके साथ, नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ सर्किट लाइट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कांटेक्ट बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड क्या होता है, एनोड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सेल से, एनोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल, मतलब कि सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको एनोड कहते हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और जो एनोड होता है उसको माइनस सिंबल के थ्रू हम लोग शो करते हैं। कैथोड में क्या होता है कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है और रिडक्शन होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्लस सिंबल। तो हम लोग ये दोनों को फिर से इस फिगर में देखेंगे कि ये है एनोड रड, ओके, और ये है कैथोड रड। तो एनोड रड में क्या है कि ये जिंक का कोई एक मेटल इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट ये एक्वस सॉल्यूशन है, ओके। तो यहाँ पर देखोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, और जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 स्टेट में, तो जिंक से जिंक +2 आ रहा है। तो इसको यदि देखेंगे जिंक से क्या हो रहा है, जिंक 2+, और जिंक 2+ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो जिंक से जिंक 2+ इधर एक्वस सॉल्यूशन में आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इधर तो मूव नहीं कर सकता, इधर तो आयंस ही मूव करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू बाहर की ओर निकल रहा है, जो कि यहाँ पर ही शो कर रहे हैं। जब जिंक से जिंक 2+ इधर आया और 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से रिलीज हुआ, इधर से बाहर की ओर मूव किया। अब चूंकि जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और करंट क्या होगा, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट क्या होगा, करंट इनसाइड ये इंटर करेगा। तो जब भी एनोड रहता है, एनोड यदि इलेक्ट्रोड है तो उसमें करंट हमेशा डिवाइस के अंदर इंटर करेगा, ओके। तो इस कारण से ये करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इनसाइड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एक निमोनिक्स भी है, एनोड करंट इनटू डिवाइस, ACID, एसिड। तो ये याद रखना है क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि चाहे कहीं भी हो, यदि एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो फिर एसिड एनोड करंट हमेशा डिवाइस के अंदर जाएगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर फ्लो करेगा। तो ये सारे टर्म्स को याद करने के लिए सिंपली हम लोग एक देखेंगे कि एनोड करंट इनटू द डिवाइस, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो वो डिवाइस के बाहर जाएगा, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इस कारण से करंट डिवाइस के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर जिंक एनोड देखे थे गैल्वेनिक सेल में, उसी टाइप से यदि मान लो क्या कि कॉपर कैथोड दिखेंगे गैल्वेनिक सेल में, तो ये क्या होगा कि इसमें देखते हैं क्या कि Cu यहाँ पे कॉपर है, कॉपर रड है, और फिर Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर Cu है, Cu2+ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि Cu2+ ये
बाहर जो इधर का जो इलेक्ट्रॉन आया या फिर जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो Cu2+ वो 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और Cu जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन forms Cu. So that way reduction is happening because Cu2+ have 2 oxidation state, and after absorbing 2 electron Cu is formed. तो ये एक ये देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। कैथोड में करंट हमेशा क्या होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर। कैथोड को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं और एनोड को हम लोग निगेटिव से शो करते हैं। तो एक बात ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको हम लोग कैथोड या एनोड कोई भी बना सकते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द डिवाइस हो तो वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, क्या होगा, एनोड। और यदि डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द डिवाइस होगा तो वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा। और फिर एनोड को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को क्या से करते हैं, प्लस से। अब देखते हैं एक सिंपल टर्म्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl। HCl है, यदि HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, HCl इलेक्ट्रोलाइट है। इसको यदि वाटर में डालेंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना देगा। इस HCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये ब्रेक करेगा, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस और Cl-। हाइड्रोजन प्लस ही क्या है, कैटायन, जो कि कैटायन है, और ये क्या है, एनायन। अब ये कैटायन है, कैटायन किधर की ओर आएगा, कैटायन क्या है, निगेटिव प्लेट की ओर आएगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर आएगा, देखो। तो हाइड्रोजन प्लस है, तो हाइड्रोजन प्लस ये कैथोड की ओर आएगा और Cl- किधर आएगा, ये एनोड की ओर आएगा। तो ऐसे में ये क्या होगा कि हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। Cl- ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। -1 से ये क्या होगा, ये जीरो स्टेट की ओर जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो अभी हम इसके पहले देख चुके थे। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, 1 से ये 0 आ रहा है, और यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, -1 से 0 आ रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ और इसमें रिडक्शन हुआ। तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl, H+ दे रहा है, Cl- दे रहा है। H+ चूँकि ये कैटायन है, Cl- क्या है, एनायन है। कैटायन ये किस, कहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन होगा कैथोड पे। और एनायन है, तो एनायन जो Cl- है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। अब जब रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके क्या बना रहा है, ½ H2। और एनोड पे जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, Cl- से ये क्या बना रहा है, Cl2। तो ये +1 से 0 स्टेट और -1 से ये कहाँ पे आ गया, 0 स्टेट। तो अभी हम लोग इससे ये समझे हैं कि कैटायन या एनायन या कुछ भी हो तो रिडक्शन जो होगा वो कैथोड पे होगा और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है, इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक्स बनाए हैं जिसको होता है एनोड एनॉक्स केयर। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो हम लोग क्या देखें कि HCl जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ओके, इसका डिकम्पोजिशन होने पे हमें क्या क्या मिला, H2 और Cl2। तो यही जो HCl है, एक्वस सॉल्यूशन है, हम लोग ऐसे लिखते हैं HCl एक्वस सॉल्यूशन एंड पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस एंड व्हाट इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, देन प्रोडक्ट्स आर H2 + Cl2। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन किए तो उसके कारण से हमें प्रोडक्ट क्या मिला, H2 और Cl2 मिला
करंट के पास होने पे, यही टर्म क्या कहलाता है, HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। यदि मान लो क्या कि करंट हम पास करा रहे हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन से, तो फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा, यदि यदि उसमें करंट को पास किया जाता है। तो इसको और देख सकते हैं। तो जो भी इस टाइप का सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे H2O है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो क्या क्या फॉर्म होगा, एक H2 पास होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, या इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, H2 और O2। NaCl है तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनाएगा, Na+ और Cl-, फर्दर ये रिएक्शन करके फिर ये क्या बना देगा, ये Cl2 दे देगा। CuSO4 है तो ये अभी Cu2+ और SO4 हो रहा है, ये फर्दर और भी रिएक्शन कर सकता है। तो अब इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल वैसे ही है, एक एनोड है, एक कैथोड, दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड एनोड है, एक इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। दोनों में यहाँ पर कॉपर रड को ही डिप किए, और ये जो अंदर में ये सॉल्यूशन जो दिख रहा है, ये सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसके कारण से इसका Cu2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंटली है। और ये बीच में जो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये सारे के बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो जैसे ये एनोड होगा तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो Cu क्या होगा, Cu का मान लो क्या कि एक थिक है, यदि मान लो क्या कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक रड है गोलाकार, अब वो Cu ऑक्सीडेशन होगा, सो Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो ये वाला जो रड है वो Cu का ही पूरा का पूरा बना हुआ है। समय के साथ वो Cu का कुछ पार्ट टूट करके क्या में होगा, Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Cu से Cu2+ हो रहा है। जब Cu मतलब कि समय के साथ वो क्या हो रहा है, पतला होते जाएगा ना, क्योंकि कुछ पार्ट उसका एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ में डिज़ोल्व हो रहा है। तो Cu से Cu2+ जा रहा है, तो ये समय के साथ जो ये वाला रड है, एनोड है, इलेक्ट्रोड, ये क्या होगा, पतला होते जाएगा। इलेक्ट्रोड क्या होगा, पतला होते जाएगा। और जो कैथोड वाला ये जो रड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो वहाँ पर Cu2+ जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, Cu2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और कॉपर ये बनाएगा। और ये वाला क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर का ये Cu2+ जो यहाँ से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये कॉपर जो ये ऑलरेडी ये वाला जो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है, उस पर जा कर के ये क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब Cu2+ इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर बना रहा है, और यहाँ पे एनोड पे इलेक्ट्रोड कॉपर, ये Cu2+ में डिजॉल्व हो रहा है। तो ये समय के साथ ये पतला होगा, और ये समय के साथ ये वाला रड क्या होगा, ठीक होते जाएगा, मोटा होते जाएगा। ओके, तो ये हम लोग समझ रहे हैं। और ये क्या है, ये जो वोल्टेज यहाँ पर डाले हैं, ये डीसी वोल्टेज ही हमेशा होना चाहिए। एक होता है सॉल्ट ब्रिज, जो कि ये पूरा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, करंट इधर से इधर, सपोज इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। तो करंट का जब डायरेक्शन इधर है, तो पूरा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये वाला यहाँ पे क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिज सिंपली ऐसा होता है जिसमें कि ये सर्किट को एक तो कंप्लीट करता है, ये सर्किट को क्या किया है, कंप्लीट किया। विदाउट सर्किट कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस का फ्लो। तो आयंस के फ्लो के मूवमेंट को, मतलब कि ये दोनों सॉल्यूशन पूरी तरह से न्यूट्रल हो, इसको कौन मैनेज करता है, ये मैनेज करता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इसके अलावा सर्किट को कंप्लीट भी करता है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अब आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पर है। इसके बारे में माइकल फैराडे ने लॉ दिया था 1734 के अराउंड। तो उसमें उन्होंने 2 लॉ दिया था।
फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि जहाँ पे जितना भी मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेटेड हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कॉपर रड, वो क्या हो रहा था, समय के साथ पतला होते जा रहा था, मतलब कि उतना कॉपर का जो रड का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, तो उसी को कहते हैं लिबरेटेड या छूटना या गलना। ओके। और दूसरा वाले जो रड कैथोड पे था, कैथोड पे वहाँ पर क्या हो रहा था, डिपॉजिट। तो कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेटेड हो रहा है, वो डिपेंड करता है क्या पे, ये कितना चार्ज पास करा रहे हैं। फिर से यहाँ पे देखते हैं, तो जितना यदि यहाँ से यदि करंट यदि हम पास कराएंगे, ओके, जितने समय के लिए या चार्ज पास कराएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर यहाँ पर लिबरेटेड होगा या कॉपर यहाँ पर डिपॉजिटेड होगा। वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है कि चार्ज कितना दे रहे हैं। ओके। तो यही कहलाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ यही कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। ओके। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। और चार्ज क्यू क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो W प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I इंटू टी। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, और जेड जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, जो कि सब्सटेंस के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ओके। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि यदि मान लो क्या कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक ये और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यदि दोनों में यदि सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराएं, यहाँ पर देख रहे हैं ये बैटरी है, ये बैटरी के थ्रू इसमें भी करंट पास करा रहे हैं, इसमें भी करंट पास करा रहे हैं, यदि सेम अमाउंट ऑफ करंट यदि पास कराएंगे, ओके, तो जो सब्सटेंस जो डिपॉजिटेड होगा, जिसमें यदि मान लो H2SO4 में यदि हाइड्रोजन कितना लिबरेटेड हो रहा है और इसमें कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, उसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन के और इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के। मतलब W1/W2, मतलब मास यहाँ पे H2SO4 सॉल्यूशन में H2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉपर। तो H2 यहाँ पे कितना लिबरेटेड हुआ है और यहाँ पे कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो ये दोनों का जो रेशियो है, ये W1/W2 ये इक्वल होगा E1/E2, जहाँ E क्या है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसका, जिसका जो डिपॉजिट या लिबरेटेड हो रहा है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेटेड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास। इसके बारे में हम लोग एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये दोनों फैराडेज लॉ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इसके के बारे में हम लिखे हैं। इसके अलावा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये होता है मोलर मास अपॉन इन फैक्टर। ओके। अब यहाँ पे फिर से एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि मान लो क्या कि एक एटम, एक आयन है हाइड्रोजन प्लस का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि ये आएगा तो ये क्या हो, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्लस मिलेगा तो एक हाइड्रोजन का क्या बनेगा, एक एटम बन रहा है। अब एक एटम बनने में हमको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हुई। इसी तरीके से Na, जहाँ Na क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, यदि पूरे रिएक्शंस में Na से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस कितना होगा, 1 मोल हो जाएगा, और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, और एक मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतना गुना इतना, जो इसको और भी हाईली यदि टर्म्स में जाएंगे तो ये हो जाता है 6.022 14076 इंटू 10⁻23,
और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6021766634 इंटू 10⁻⁹ तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लगभग टर्म्स मिलता है 96,485.33 कूलम पर मोल, जिसको हम लोग चूँकि इतने बड़े कूलम के वैल्यूज़ को याद करना हमेशा ये कैलकुलेशन में लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं 1 फैराडे। फैराडे के नाम पे ही ये टर्म्स को क्या कहा गया, 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,485 कूलम। इसको भी और इजी बनाने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, 96,500 कूलम पर मोल। तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, जो कि आता है क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1 फैराडे। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम अप्रॉक्सीमेट। तो फैराडे कांस्टेंट जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और एफ ये क्या कहलाता है, 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल टू ये। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन सिंपली नहीं होता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, डायटोमिक होता है, H2 के फॉर्म में होता है। तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितना डायटोमिक डाइहाइड्रोजन बनेगा, हाफ मोल बनेगा। और हाफ मोल होता है तो H2 का वेट कितना होगा, मोलर मास 2 ग्राम, तो हाफ इंटू 2 ग्राम 1 ग्राम हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 क्या हो जाता है, हम लोग अभी देखे थे इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट यदि H2 का निकालना रहेगा तो इसका H2 का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। ओके, तो मोलर वेट इसका कितना हो गया, 2 ग्राम अपॉन 2 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 1 ग्राम। ऑलरेडी इक्विवेलेंट वेट आप निकालना पहले से सीख लियो, यदि बाद में भी यदि आगे प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाफ मोल, इसके अलावा मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, 1 ग्राम। इसको ऐसे भी स्टडीज़ करते हैं कि हाफ मोल हाइड्रोजन है तो मतलब यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन से कितना बना, हाफ मोल डाइहाइड्रोजन बना। और हाफ मोल, 1 मोल डाइहाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। तो 1 मोल H या हाफ मोल H2 का वॉल्यूम कितना होगा, हाफ इंटू 22.4 दैट इज इक्वल टू 11.2 लीटर वॉल्यूम। तो 1 फैराडे चार्ज जो कि 96,500 कूलम होता है, जिसके कारण क्या होगा, या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेशन होगा, कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास। हमेशा 1 फैराडे चार्ज के कारण जो डिपॉजिट या लिबरेशन होगा वो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा। तो इसको और भी देखते हैं कि जो सेकेंड लॉ आया कैसे है, W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, जो फर्स्ट लॉ है। और Q यदि मान लो 96,500 कूलम होगा तो W क्या बन जाएगा, जब हम अभी देखें कि यदि 1 फैराडे चार्ज के कारण जो मास डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, E। तो W बराबर क्या हो जाएगा, E, और Z तो रहेगा ही क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। और Q क्या होगा, 96,500। तो W E इक्वल टू जेड इंटू 96,500। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आएंगे तो E अपॉन 96,500। तो Z1 और Z2 दो टर्म के लिए निकालेंगे और दोनों का रेशियो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा, जो कि E1 अपॉन E2 बन रहा है, जो कि फैराडे का सेकेंड लॉ है। ओके, मतलब कि वेट मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है Z1 अपॉन Z2, ये रेशियो है किसके, ये है E1 अपॉन E2 के। ओके, तो ये अलग से टर्म आ गया, इसके बारे में प्रॉब्लम से देखेंगे। लेकिन हम लोग का जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, अभी ये दोनों से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी कूलम्स आर प्रोवाइडेड बाय करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर इन द कैलकुलेटर बैटरी दैट कैन ऑपरेट फॉर 10 आवर। ये कहता है क्या कि कितना कूलम चार्ज मिलेगा यदि 20 मिली एम्पियर करंट को 10 घंटे के लिए ऑपरेट करेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। आई मेरे को दिया हुआ 20 मिली एम्पियर, इसको यहाँ पे लिख दिए। और जो
टाइम क्या है 10 घंटा। चूँकि कोई भी होता है क्यू क्या होता है चार्ज कूलम्ब में, करंट क्या में होना चाहिए एम्पियर में, और टाइम क्या में होना चाहिए सेकंड में। यदि नहीं दिया हुआ है तो सारे को हम लोग क्या में करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। तो 10 घंटे को 10 गुना 60 × 60 किए, जिसके कारण मेरा क्या आ गया 720 कूलम्ब। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम्ब चार्ज। तो कूलम्ब को हम लोग यदि फैराडे में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 720 अपॉन 96,500 क्या लिखेंगे 96,500 से डिवाइड कर देंगे, जिसके कारण जो टर्म आएगा ये आया 0.0075 फैराडे। ओके, ये हो गया आंसर। या तो कूलम्ब में लिखो या फैराडे में लिखो। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि ये कह रहा है क्या कि एक करंट ऑफ 0.55 एम्पियर ये डिपॉजिट मतलब यदि 0.55 एम्पियर यदि करंट है, जिसके कारण से 0.55 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल ये डिपॉजिट हो रहा है। देखो वो वाला जो बैटरी का जो सेल लगाए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें हम करंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 0.55 एम्पियर, और मेटल जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी कितना है 0.55 ग्राम। और ये जो चला रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है ये कितने देर के लिए कर रहा है 100 मिनट तक। तो ये कह रहा है क्या कि एटॉमिक मास क्या होगा मेटल का यदि इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है मोलर मास अपॉन 3। तो हम लोग जानते हैं फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या होता है W = Z × I × T। देखे थे W प्रोपोर्शनल टू Q, Q = I × T। इक्विवेलेंट कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए थे W बराबर क्या होता है Z × I × T। और Z डिपेंड करता है क्या कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड हो रहा है, जो कि जनरली Z का होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 या 1 फैराडे के इक्वल। तो W = इक्विवेलेंट मास जिसको E से डिनोट करते हैं और 96,500 है इंटू I × T। इक्विवेलेंट मास को हम लोग नीचे लेते आए तो W/E हो गया, और ये I × T और 96,500। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जैसे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता था नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो गया W/E। और W/E ये आया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको लिखते हैं यहाँ से कैलकुलेट किए तो W/E जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ये क्या है I × T अपॉन 96,500। ओके, अब हमको यहाँ पर पूछ क्या रहा है E दिया हुआ है इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय 3। E = क्या है m/3 दिया हुआ, और हमें पूछ रहा है एटॉमिक मास मतलब मोलर मास ये m। तो यहाँ पर W/E में E = m/3 पुट किए और सारा टर्म्स यहाँ पर डाले और m निकाले। m निकालने के लिए सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिए तो ये m क्या आ गया 48.25 ग्राम। ये लेक्चर सीरीज़ ये लेक्चर का ये फर्स्ट पार्ट आज यहीं पे एंड करते हैं। शायद आप लोगों को पसंद आएगा। यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर आप लोग लाइक कमेंट करिएगा। इसके बाद फिर आगे के वीडियोस पोस्ट करेंगे।